मेरी इस सहेली से मेरी डोर तब टूटी जब मैं अपने ससुराल की देहरी पर पहुंची। वह ज़माना आज का ज़माना नहीं था। वहाँ पर बहू बेटियों पर बहुत पाबंदी लगाई जाती थी। मेरी इस सहेली का नाम था नीलम। ससुराल में जाने के बाद मैं नीलम और बाकी सहेलियों को पूरी तरह भूल चुकी थी। अपनी सुखमय गृहस्थी बसाने में मैं इतनी रम गई कि मुझे किसी चीज़ का ख्याल ही नहीं रहता। कहते हैं जब पति बहुत प्यार करने वाला मिल जाता है तो मायके जाना अनायास कम हो जाता है धीरे धीरे। नीलम की याद मुझे अक्सर आती, लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाता। हम दोनों एक ही एरिया में रहती थी, लेकिन कभी हम दोनों एक दूसरे के घर नहीं गए। संजोग से कई सालों बाद नीलम से मेरा संपर्क जुड़ा। वह मेरी मायके की थी, तो अपने आप अपनत्व आ जाना स्वाभाविक है। कहते हैं ना, मायके की हर एक वस्तु प्यारी होती है। इस उम्र में भी मायके का मोह नहीं छूटता। हुआ यूँ कि मेरी एक और सहेली से मुलाकात सोशल मीडिया से हो गई। ऊषा बड़े ओहदे से रिटायर्ड हुई थी। उसमें पढ़ने लिखने की बहुत रुचि थी। मैं भी थोड़ी बहुत अच्छी लिख लेती हूँ। चांस की बात है, उसे मेरी लिखी हुई कहानियाँ पसंद आई। वह मेरी फ़ैन हो गई। मैंने कहा, तुम मुंबई कैसे पहुँच गई? रिटायरमेंट के बाद बेटा मुंबई में नौकरी करता है तो मैं उसके साथ ही रहती हूँ। फिर इधर उधर की गप हम अक्सर करने लगे। तुम नीलम को जानती हो? अरे वह जो पढ़ने में बहुत तेज थी, अपने स्कूल की सबसे तेज छात्रा थी। हाँ हाँ, नीलम को तो मैं जानती हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे पास उसका नंबर है क्या? मैंने पूछा। नहीं, उससे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, परंतु उनके रिश्तेदार से मेरा कांटेक्ट है। आप कहें तो मैं उससे नंबर लेकर दे दूं? नीलम से मिले कई साल हो गए थे। शादी के बाद कभी नहीं मिली थी। उसके बारे में भी मुझे कोई खबर ही नहीं थी। उसके नंबर देते ही मैंने नीलम से कांटेक्ट किया। हेलो, मैं संगीता बोल रही हूँ। कौन सी संगीता? यार नीलम, हम साथ साथ पढ़े हैं, याद आया? हमने 10वीं का एग्ज़ाम भी साथ साथ दिया था। अरे संगीता, तुम! इतने सालों बाद, इतने साल हो गए तुमसे मिले, आज फ़ोन किया। मेरा फ़ोन नंबर कहाँ से मिला? मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है। आज यह क्या सरप्राइज़ है? तुम ऐसे कैसे प्रकट हो गई? मेरी तो छोड़ नीलम, तुझे खोजने की मैंने बहुत कोशिश की, पर तुम कहीं मिली ही नहीं। तुम तो जैसे अंतर्धान हो गई हो। तुम अभी कहाँ हो? मेरी छोड़ो संगीता, अपनी बताओ, कहाँ व कैसी हो? बच्चे सेटल हो गए? मेरा तो सब ठीक है। इस उम्र में जैसे होते हैं वैसी ही हूँ। मैं तो राजस्थान में हूँ। तुम अपनी कहानी सुनाओ। तुम्हारे बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। तुम कहाँ गायब हो गई? मेरी कहानी सुनकर संगीता तुम बहुत दुखी होगी। क्या बताऊँ? अपनी गलती बताऊँ? दूसरों का धोखा बताऊँ? समय का खेल कहूँ? तुम तो जानती होगी, बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए थे, पर मैं हमेशा खुश रहती थी, हमेशा हंसती रहती थी। संगीता, अभी भी मैं हमेशा हंसती रहती हूँ। मैं तो नीलम तुम्हें जानती हूँ। तुम तो बड़ी बड़ी बातों को भी हंस कर टाल देती थी। ठहाके मार कर हंसना तो कोई तुमसे ही सीखे। इसके बावजूद तुम्हारे साथ क्या हुआ जो तुम अज्ञातवास में चली गई? मैंने तुम्हारे बारे में जानने की बहुत कोशिश की, पर सब व्यर्थ गया। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? यह कमाल सोशल मीडिया का है। पहले तो उषा ने तुम्हारे रिश्तेदार से नंबर मांगा तो उन्होंने नहीं दिया, फिर पता नहीं क्या सोच कर दे दिया। खैर, तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओ ना। सुनाती हूँ बाबा। मैंने आज तक अपनी कहानी किसी को नहीं सुनाई, पर तुम्हें ज़रूर सुनाऊंगी। मुझे भी अपना मन हल्का करना है। इस समय नहीं, कल रात 8 बजे डिनर के बाद। तुम तो फ्री होगी ना उस समय? मैं तो हमेशा फ्री हूँ। मैं तो अकेली रहती हूँ, इसीलिए तुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिना किसी रोक टोक के
तुम अपनी कहानी और सच्ची कहानी सुना देना, क्योंकि इतने साल मैंने बहुत सब्र किया पर तुम्हारे बारे में कुछ पता ना चला। आज रात तो सो नहीं पाए तो कोई बात नहीं, आज तो तुम्हारी कहानी सुननी ही है। मैं बड़ी उत्सुकता से रात के 8 बजे का इंतज़ार करूँगी। बाय बाय। रात को जल्दी से खाना खाकर मैं नीलम के फ़ोन का इंतज़ार कर ही रही थी। क्या बात हुई होगी? नीलम ने मन बदल लिया होगा क्या? बड़े पसोपेश में मन जाने कहाँ कहाँ भटक गया। एक बार को मुझे लगा कि मुझे उससे उसकी कहानी नहीं पूछनी थी, शायद मुझसे बात नहीं करेगी। देखा तो घड़ी में 9 बज गए। मैं कुछ निराश हो गई। तभी फ़ोन की घंटी बजी। नीलम का ही फ़ोन था। हेलो नीलम। हेलो संगीता, मैंने तुम्हें बहुत इंतज़ार करवाया। मुझे गलत मत समझ, मेरी एक सहेली है यहाँ पर, उसको कोई परेशानी थी, वह मुझे ही सब कुछ मानती है, सो मैं उससे बात करने लगी और उसकी समस्या का समाधान भी कर दिया। अरे वाह नीलम, तुम तो दूसरों की समस्या का समाधान भी कर रही हो, बहुत अच्छी बात है। संगीता, मैं कभी दूसरों की भरोसी थी, लेकिन अब मैं दूसरों की मदद करती हूँ। जब हम सक्षम हैं तो दूसरों की मदद करनी ही चाहिए। तू तो शुक्र मना संगीता, तू इस हालत में मुझसे मिल रही है, वरना पहले मिलती तो मेरा बहुत बुरा हाल था। नीलम, अब यह बात रहने दे, मुझे तो अपनी इस अचानक गायब होने की कहानी सुना। अभी तुम कहाँ हो? मैं तो अनाथ आश्रम में हूँ। क्या? मैं चौंक गई। क्या बक रही है नीलम? ऐसा क्या हुआ? कैसे हुआ? मैं सही कह रही हूँ संगीता, शायद मेरे जीवन में यही लिखा था। क्या कह रही है तू? तेरा भाई तो बहुत बड़ा अफसर था ना? हाँ, वे तो मुझे अच्छी तरह रखते थे। मुझसे ही गलती हुई, जिसका दंड मैंने भुगता। तुझे तो पता था संगीता, मेरे मम्मी पापा बचपन में ही गुजर गए थे, जब मैं तीसरी में पढ़ती थी। यह तो तुम्हारे सामने की बात है। पहले मम्मी गई, 1 साल बाद पापा चले गए। बड़े भैया के साथ ही मैं रही। ग्वालियर से जब तुम लोग भोपाल चले गए, उसी समय भैया का ट्रांसफ़र हो गया और हम इंदौर आ गए। यह तो मुझे पता था। उसके बाद तुम लोग भोपाल आ गए, यह तो मैंने सुना था, पर हम आपस में कभी नहीं मिल पाए। मेरा भोपाल आना बहुत कम हो गया था। भैया ने मुझसे कह दिया, मैं तुम्हें 10वीं के बाद आगे नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मेरी अपनी भी 2 लड़कियां हैं, मुझे उनकी भी शादी करनी है। तुम्हें ज़्यादा पढ़ाऊँगा तो उस लायक लड़का भी देखना पड़ेगा ना। मैं तुम्हारी शादी कर देता हूँ। लड़का देखने की प्रक्रिया शुरू हो गई। हमारी जाति में दहेज की मांग बहुत ज़्यादा होती है, तुझे पता है। इसके अलावा कभी लड़का मुझे पसंद नहीं आता, कभी लड़के को मैं पसंद नहीं आती। ना कुछ बैठना था, ना कुछ बैठा। समय यूँ सरपट भाग गया कि मैं 30 साल की हो गई। इस बीच नीलम, तुमने कुछ नहीं किया क्या? बैठी रही? नहीं संगीता, मैं कैसे बैठी रहती। पहले सिलाई वगैरह सीखी, उसके बाद म्यूज़िक सीखने लगी। बीए तो मैंने म्यूज़िक से कर लिया, पर आगे कुछ करने के लिए मुझे ग्रेजुएट होना ज़रूरी था। भाभी से मैंने कहा तो उन्होंने कहा प्राइवेट भर दो। इंटर किया, फिर बीए भी कर लिया। एमए करने के लिए यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, गाने के साथ एमए भी करने लगी। यह तो बहुत अच्छी बात है नीलम, तूने तो अच्छा काम किया। यहीं से तो मेरी बर्बादी के दिन शुरू हो गए। मैंने सब कुछ खो दिया। क्या कह रही है नीलम? सही कह रही हूँ। अभी तक तो सब सही चल रहा था, पता नहीं कैसे एक सज्जन मुझसे टकरा गए और उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षित था कि मैं उनकी ओर आकर्षित हो गई। नीलम, यह तो कोई बुरी बात नहीं है। सही कह रही हो संगीता, पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था कि इसमें क्या बुराई है। वैसे भी तुम्हें पता है, मैं जाति धर्म छुआछूत इन सब से बचपन से ही दूर रहती थी, पर हमारा समाज तो ऐसा नहीं है। उसने कहा, मंदिर में शादी कर लेते हैं। मैंने अज्ञानता में उसे स्वीकार कर लिया और अपने को भी पूरी तरह से समर्पित कर दिया। उसने भी कहा, मैं कुछ नहीं मानता हूँ,
मानवता ही सब कुछ है, पर मुझे बर्बाद करने के बाद वह कहता है माँ बाप से पूछना पड़ेगा। बोल, मैंने कहा। पहले क्यों नहीं पूछा? लेकिन पूछूंगा पूछूंगा कहता रहा। मेरे पेट में गर्भ ठहर गया। अभी भैया भाभी से मत कहना, पहले मैं अपने माँ बाप से कह देता हूँ, फिर तुम कहना। लेकिन अब तक तो मेरे लिए रुकने का सवाल ही नहीं था। आखिरकार भैया भाभी से कहना पड़ा। फिर लड़का तो उन्हें भी पसंद था, पर उसकी बातें बड़ी अनोखी थी, बार बार बेवकूफ़ बना रहा था। अब रुकने का तो सवाल ही नहीं था। भैया ने कहा, लड़के पर कार्यवाही करते हैं। जिसके लिए मैं राजी नहीं हुई, जिसको मैंने एक बार चाहा, उसके लिए ऐसी बात कैसे सोच सकती हूँ? नीलम, यह क्या मूर्खता हुई? एबॉर्शन करवा ली थी? भैया भाभी ने भी इसकी ही सलाह दी थी। संगीता, तू बता, इन सब के चक्कर में मैं 35 साल की हो गई। एबॉर्शन करवाना भी रिस्की था। इसके अलावा मुझे बच्चा चाहिए था। उसके जैसे आकर्षित व्यक्तित्व, सर्वगुण संपन्न और बुद्धिमान लड़का ही मुझे चाहिए था, जो मुझे सिर्फ एक बार मिला। सोचा यह मेरी ज़िंदगी है, इससे लड़का या लड़की जो होगा वैसा ही होगा, वही मुझे चाहिए था। कब मेरी शादी होती, कब बच्चा होता, इन सब बातों ने मुझे व्यथित कर दिया था। जो एक बार मुझे मिल गया उसे मैं खोना नहीं चाहती थी। औरत अपने को तब तक संपूर्ण नहीं मानती जब तक वह माँ नहीं बन जाती। तो कुछ भी कह संगीता, यह बात मेरे अंदर बहुत गहराई से बैठी थी। इसके लिए मैं कोई भी रिस्क उठाने को तैयार थी। सब तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकती थी। मैं तुझे बेवकूफ़, मूर्ख, पागल या पिछड़ी हुई लग सकती हूँ, पर मैं बच्चा चाहती थी। मैंने भैया से साफ साफ कह दिया, मुझे बच्चा चाहिए। फिर भैया ने कहा, यदि तू यही चाहती है तो समाज वाले तुझे स्वीकार नहीं करेंगे। यही नहीं, मुझे भी अपनी लड़कियों की शादी करनी है। फिर मेरी लड़कियों की शादी कैसे होगी? यदि तू बच्चा ही चाहती है तो इसके लिए तुझे बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। क्या तू इसके लिए राजी है? मैंने कहा, मैं इसके लिए तैयार हूँ। क्या भैया ने तुझे घर से निकल जाने को कहा? नीलम, नहीं संगीता, उन्होंने कहा जहाँ तुझे कोई नहीं जानता हो ऐसी जगह तुझे जाना पड़ेगा और किसी भी पहचान के लोगों से संबंध नहीं रखना होगा। क्या इसके लिए तू तैयार है? मैं बच्चे के लिए यह शर्त मानने को तैयार हो गई। यार नीलम, तू तो पागल हो गई थी। अब संगीता, तू कुछ भी कह सकती है, पर मुझे जो समझ में आया मैंने वही किया। अब मैं कल तुम्हें बाकी बातें बताऊंगी, क्योंकि मेरी एक सहेली आ गई है, उसको कुछ ज़रूरी काम है। बाय बाय। बाय नीलम, कल 8 बजे इंतज़ार करूंगी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, कह तो दिया मैंने, पर दूसरे दिन रात के 8 बजे तक बड़े अजीब अजीब ख्याल मेरे दिमाग में आए। क्या अच्छे घर की लड़की थी और आज एक अनाथ आश्रम में रह रही है। वक्त कब किसके साथ कैसा खेल खेल जाए कुछ पता नहीं चलता। मन उमड़ घुमड़ कर नीलम के आसपास ही घूम रहा था। सारा दिन मेरा मन किसी काम में नहीं लगा। बार बार घड़ी की तरफ देखने लगती। अरे यह क्या? नीलम की फ़ोन की घंटी है। मैंने देखा। क्या 8 बज गए? नहीं, अभी तो 7 ही बज रहे हैं। मैंने उठाते ही बोला, व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज़, अभी तो 7 ही बजे हैं नीलम। तुझे काम है संगीता, तो मैं बाद में करती हूँ। अरे नहीं रे, मैं तो तेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी, पर तुमने कहा था 8 बजे, इसीलिए अभी तो 7 ही बज रहे हैं। मैं तो फ्री हूँ तुम्हारी कथा सुनने के लिए। कल क्या बात हो गई थी? तुम क्यों चली गई? ऐसा है, मेरे साथ इसी आश्रम में एक युवा लड़की रहती है। उसके साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है। वह मुझे बड़ी दीदी दीदी कहती है। वह अपनी सारी समस्याएं मुझे बताती हैं। कई बार मुझसे सलाह की अपेक्षा करती है। जब छोटी बहन बन ही गई है तो उसे समझना और उसको उचित सलाह देना मेरा कर्तव्य तो है ना। बिल्कुल। क्या हो गया था? ऐसा है, उसका नाम उजाला है। बहुत ही सुंदर प्यारी सी लड़की है।
सिर्फ 30 साल की हैं। यहाँ पर वह 15 साल की थी तब आई थी, क्योंकि उसके साथ कुछ गलत हुआ था। अब वह 15 साल बाद 30 की हो गई है। हमारे इस आश्रम में हम लड़कियों की शादी भी करवाते हैं, पर यह किसी लड़के को चाहती है। उसे मेरी मदद की ज़रूरत है। अब मैं यहाँ इतने सालों से रह रही हूँ तो मेरी बात को ये लोग महत्व देते हैं। उसी के लिए आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ। उसकी शादी उस लड़के से हो जाए तो अच्छी बात है। नीलम, तेरी कहानी के बीच में यह उजाला की कहानी और कहाँ शुरू हो गई? अब तू बता, तुम्हारी संस्था का क्या नाम है? मुझे तो पूरी रात यही बात परेशान कर रही थी। सब कुछ बताऊंगी संगीता, तसल्ली रख। हमारी संस्था का नाम सेवा आश्रम है। इसमें कई संस्थाएं हैं, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम और गर्ल्स कॉलेज। इसके अलावा कई तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है। चेन्नई शहर से काफ़ी दूर पर है, बस से आ जा सकते हैं। इसका कैंपस बहुत बड़ा है। यार नीलम, तू तो इसकी तारीफ की पुल बांध रही है। संगीता, तुम्हें एक बात बताऊं? जब मैं शुरू में यहाँ आई थी तो बहुत ही परेशान थी, परंतु बाद में मुझे इस जगह से बड़ा प्रेम हो गया। अनाथ आश्रम की लड़कियों को भी हम पैरों पर न केवल खड़ा करते हैं, बल्कि अच्छा वर देखकर उनकी शादी भी कर देते हैं। अब उजाला की शादी जुलाई में होगी। संगीता, तुम भी आना और इसी बहाने मुझसे भी मिल लोगी। नीलम, तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गई? मुझे अपनी कहानी पहले पूरी सी बताओ। फिर क्या भैया ने तुम्हें निकाल दिया? हाँ हाँ, यही तो बता रही थी। बीच में उजाला की समस्या आ गई थी, उसे मैंने ठीक कर दिया। ऐसा है, मेरे भैया ने तो कह दिया तुम डिलीवरी करवा सकती हो, पर तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगा कि तुम्हारा संबंध हमसे तो क्या, किसी पहचान वाले से नहीं होना चाहिए। क्या इस बात के लिए तुम राजी हो? मुझे तो बच्चा चाहिए था, मैंने पक्का सोच लिया था। भैया ने कह दिया कि तुम्हारी मर्जी, खूब अच्छी तरह से सोच लो। मैंने तो पक्का फैसला कर लिया था, तो भैया ने मुझे साउथ के एक छोटे से शहर में, जहाँ हमारी दूर की एक रिश्तेदार रहती थी, उसके यहाँ भेज दिया। फिर बोले कि तुम यहाँ सिर्फ डिलीवरी करवाओगी, उसके बाद तुम्हारे रहने के लिए मैं दूसरी जगह इंतज़ाम कर दूँगा। खर्चा भी भैया ने ही भेजा। रिश्तेदार से कह दिया गया कि इसका आदमी अरब कंट्री में नौकरी के लिए गया हुआ है। अच्छा, तुम्हारी उस रिश्तेदार ने मान लिया? हाँ, लव मैरिज कर ली है ऐसा बता दिया। फिर इस सेवा आश्रम ने मुझे सहारा दिया। 3 महीने के बच्चे को लेकर मैं यहाँ आ गई। शुरू में तो भैया थोड़े थोड़े रुपए भेजते, मैं क्वालिफाइड तो थी। फिर मैंने यहीं पर सर्विस कर ली और यहीं पर शिशु गृह भी है। बेटे को वहीं पर छोड़ देती थी, शाम को बच्चे को अपने पास ले लेती। बच्चा बहुत ही प्यारा था, हर कोई उसे उठा लेता था, इसीलिए कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। भैया के घर जाती तो भैया की बदनामी होती और मेरी भतीजियों की भी शादी की समस्या हो जाती। जब नौकरी कर रही थी तो अनाथ आश्रम में रहने की क्या ज़रूरत थी? मेरी सुरक्षा का तो प्रश्न था। यहाँ तो बाउंड्री वॉल से बाहर कहीं जा नहीं सकते थे, बेटे की सुरक्षा भी थी। नीलम, तुम बुरा मत मानना, तुम में हिम्मत की तो कमी थी। आजकल तो यह बात नहीं है संगीता। आज से 30 साल पहले की बात सोच। हम तो साधारण मध्य वर्गीय लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। तुझे तो पता ही है, मैंने गलती की थी, उसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए थी। अरे पागल, तुमने जो कदम उठाया वह गलत था, यह तो मैं नहीं कहूँगी। इस उम्र में गलती हो सकती है, उसे सुधारना चाहिए था। गलती मनुष्य से ही होती है। फिर आगे क्या हुआ यह बताओ। बेटा पढ़ लिया, बेटा होशियार था, सब ने मदद की। मैं भी वहीं पर नौकरी करती थी, पर बहुत ही कम रुपयों पर। खाना फ्री था ही, खाद खर्ची हो जाती थी। पर बता, तूने किसी से संबंध क्यों नहीं रखा? भैया ने मना कर दिया था ना, तुम किसी से संपर्क नहीं रखोगी। मुझे उनकी बात रखनी थी, बदनामी का मुझे भी डर था। भैया ने तुम्हारी सुध नहीं ली? नहीं, ऐसी बात नहीं। भैया तो मेरी
राजी खुशी का समाचार पूछते रहते थे। जब तब रुपए भी भेजते थे। तुमसे मिलने कोई नहीं आया? एक बार भैया आए थे और एक बार भाभी आई थी, पर मेरा समय ही खराब कि भैया और भाभी दोनों ही बहुत जल्दी 1 साल के अंदर ही गुजर गए। एक बार बड़ा भतीजा आया था, उसी समय मैंने उसको नंबर दे दिया था। तभी तो इतने दिन बाद तुम्हें मेरा नंबर मिल गया। यह मेरा भाग्य। तुम अज्ञातवास में रही, जिसे तुम भुगत रही हो। सचमुच में अज्ञातवास में रहना बहुत ही कष्टकारक है। खाना, कपड़ा और मकान जितना ज़रूरी है, हमें अपने लोग, हमारी पहचान, इसकी भी बहुत ज़रूरत है। इसके बिना रहकर तुमने कितना कष्ट महसूस किया होगा, मैं सोच सकती हूँ। इस लॉकडाउन में तो हर कोई तुम्हारी तकलीफ़ को महसूस कर सकता है, परंतु इस समय तो इंटरनेट, मोबाइल सब कुछ है। उस समय तुमने अपना समय कैसे काटा होगा? संगीता, अब तो मेरा समय निकल गया। अब तो मेरी कईयों से दोस्ती हो गई। जो गलती हो गई उसका फल भुगत लिया। बार बार गलती मत कर नीलम। मुझे एक बात का दुख है कि तू समाज से अपने हक के लिए लड़ी नहीं। जिस आदमी ने तुझे धोखा दिया वह आराम से रह रहा है। तू तो उसके बारे में नहीं जानती, पर उसने तो शादी भी कर ली होगी, बीवी बच्चे भी होंगे उसके। वह तो आदमी है, उसके साथ खून माफ है। हम स्त्रियों की कोख है और हम मोहवश बच्चे को भी छोड़ना नहीं चाहती। यही हमारी कमजोरी है और हम बदनामी से डरते हैं। अब क्या हो सकता है संगीता? जो बीत गई सो बीत गई। अब तू वहाँ क्यों रह रही है? तेरा बेटा अब कमाने लगा है, विदेश में रहता है। जैसे ही मेरा बेटा कमाने लगा, मैंने मकान ले लिया और हम सुविधापूर्वक रहने लगे। बेटे की भी शादी हो गई, बहू आ गई और 2 बच्चे भी हो गए। फिर उसे एक अच्छा ऑफ़र मिला और वह विदेश चला गया। तो तू क्यों नहीं गई? मैंने 3 बार वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, पर अफसोस मुझे नहीं मिला। मैं वहीं रहती रही। फिर मुझे लगा इस उम्र में अकेले रहना मुश्किल है। तब मैं सारे सामान को ज़रूरतमंद गरीब में बांट कर यहाँ सेवा करने के लिए आ गई। मेरे बेटे ने बहुत मना किया, मुझे देखने वाला कोई नहीं है। कल कोई हारी बीमारी हो तो कौन ध्यान रखेगा? यहाँ लोग तो हैं। मैंने इन लोगों से रिक्वेस्ट की, ये लोग मान गए। पहले कुछ रुपए देने की बात हुई, पर ये लोग मुकर गए। कहने लगे कि तुम्हारा बेटा कमाता है। खैर, खाना पीना रहना फ्री है और खर्च के लिए बेटा पैसे भेज देता है। यह ज़िंदगी तुझे रास आ गई। रास आए ना आए, क्या कर सकते हैं। एक बात सुन, मेरी भोपाल जाने की इच्छा हो रही है, हम दोनों चलें? नीलम, बड़ा आश्चर्य, अभी भी तेरे मन के एक कोने में सबसे मिलने की इच्छा हो रही है। अब कितनी मुश्किल है, इस समय जाना ठीक नहीं है। मेरे घर वाले भी नहीं भेजेंगे। एक चेंज के लिए कभी हो सका तो चलेंगे। अभी अपनी फ़ोटो भेज, मैं भी अपनी भेजती हूँ। मेरे पास तो स्मार्टफ़ोन नहीं है। बेटे ने लेकर देने के लिए कहा था, पर मैंने ही मना कर दिया। खैर कोई बात नहीं, उजाला के मोबाइल से भेज दूँगी। उसका नंबर तुम्हें दूँगी, तुम उसमें भेज देना। प्लीज़ मुझे फ़ोन करते रहना। क्या मैं तुम्हें फ़ोन कभी भी कर सकती हूँ? ज़रूर। तू ऐसे क्यों बोली? मुझे बहुत रोना आ रहा है। तू इतनी दयनीय कैसे बन गई? तू कैसी थी और कैसी हो गई? यार तुम्हारी क्या हालत हो गई? संगीता, इतने साल बाद मुझे जो खुशी मिली है उसको कैसे भूल जाऊंगी? अब मैं सही हो जाऊंगी। देख, मरने के पहले किसी को यह कहानी सुनाना चाहती थी, तुम्हें सुना दी। मैं हल्की हो गई। गुड बाय, फिर मिलेंगे। गुड बाय, गुड नाइट कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। अपनी सहेली के मिलने की खुशी मनाऊं या उसकी बर्बादी पर रोऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारा समाज आखिर कब बदलेगा? दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।